क्योंकि आंकड़े इस देश में वास्तविकता का चेहरा लेकर आएंगे कि 75 सालों में आजादी का, तथाकथित आजादी का लाभ किसको मिला। बीजेपी इसको छुपाना चाहती है, कांग्रेस इसको छुपाना चाहती है। किसने कहा आपको धाकड़ प्रधानमंत्री? अरे मीडिया के द्वारा बताया जाता है। मीडिया ही गलत बातों का अगर प्रचार करे तो वो धाकड़ है, तो धाकड़ है तो 56 इंच का फूला हुआ सीना का सीना है, या ये है कोई इंची टेप लेकर तो कोई मीडिया वाले गए नहीं थे कि 56 इंच का सीना है। और हमें देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, कोई पहलवान नहीं चाहिए। और सरकार से ये जानकारी मांगी कि भाई भारत में गाय कितने हैं, भैंस कितने, बकरियां कितनी है, भेड़े कितनी है, और सरकार ने आंकड़े दिए। और हिजड़े के बारे में नहीं पूछा था। वो बता रहा हूँ कि राकेश सिन्हा एक सीनियर आरएसएस के फेलो रहे हुए हैं, संघ परिवार से जुड़ा हुआ उसका नाम है, हमेशा वो संघ की वकालत करते रहते हैं, वहीं से उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो उन्होंने सवाल पूछा सरकार से, और सरकार ने उसका लिखित में जवाब भी दिया कि हमारे पास इतने गाय हैं, इतने भैंस है, इतनी बकरियां, इतनी भेड़े हैं, लगभग 53 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने दिया। अब सरकार के पास में इस देश में भेड़ बकरियां कितने हैं इसकी जानकारी है। अब बीजेपी गायों के बारे में सवाल पूछ रही है। अब गाय तो बीजेपी को वोट नहीं डाल रही। जिन पिछड़े जाति के लोगों को हिंदू बनाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पिछड़े जातियों के हक अधिकारों को लेकर वो लगातार उनके विरोध में। देखो, इस देश में राइट्स एंड राइट्स जो है ये एक तरह से मामला बनाया जाता है। जब भी बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल कास्ट के या ट्राइब के अधिकारों की बात आती है तो इस देश में राइट्स के साथ साथ राइट्स चलाए जाते, दंगे फसाद कराए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई। मगर मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन और वीपी सिंह के द्वारा जो मंडल कमीशन लागू किया गया उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उस समय वीपी सिंह के द्वारा केवल मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस में, छोटे मोटे मंडल कमीशन का अगर रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा तो 40 रिकमेंडेशंस मंडल कमीशन के द्वारा की गए थे। उसमें से केवल 2 ही लागू हुए, और वो भी पार्शली, क्योंकि उसके लेवल पर भी कोई पूरी तरह से उसको कंपलसरी लागू किया जाए या फोर्सफुली उसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका ना होने की वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी जो सर्विसेज में हो या एजुकेशन में हो, वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और उसके परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि 30 साल से ज़्यादा समय हो गया। 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, तो वो लागू होना चाहिए था। 30 साल कोई कम समय नहीं है। अभी कल परसों पार्लियामेंट के अंदर अभी सेशन चल रहा है तो बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आए कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर्स केवल 60। यही सेंट्रल सर्विसेज का, यूपीएससी का मामला उठाइए, राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अभी पार्लियामेंट के सेशन शुरू, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में कितना रिक्रूटमेंट हुआ, जो आप बात ने कही कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाकर बात कही जा रही है। पिछले 5 सालों में 604 जजेस हाईकोर्ट में चुने गए, उसमें कितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं? 27% के अनुपात में अगर कहा जाए तो लगभग 600 का 25% भी करे तो 150 प्लस 160 प्लस हाईकोर्ट के जजेस होने चाहिए थे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जज भी उनके संख्या के अनुपात में होने चाहिए, नहीं है। पिछले 5 साल का यूपीएससी का डाटा उठाकर देख लिया जाए कि भाई कितने आईएएस, कितने आईपीएस या कितने फॉरेस्ट सर्विसेज में लोग चुने गए। कहीं शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा 7-7.5% तक है, शेड्यूल ट्राइब का आंकड़ा 4% के करीब जा रहा है, बैकवर्ड क्लासेस का आंकड़ा 15 से 16% तक जा रहा है, 11% वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो कहीं भी मंडल कमीशन लागू होने के बाद में एडिक्वेंट लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेलिबरेट जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हमारे सामने आया, उसके विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ। 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा लागू करने की बात हुई, उसको 2 साल से ज़्यादा समय होगा, मगर क्या 200 पॉइंट का मामला बनने के बाद में भी क्या उसको प्रॉपर वे में लागू किया जा रहा है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात मंडल कमीशन के द्वारा कही गई थी कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला होना चाहिए, प्रोफेशनल्स एजुकेशन के लेवल पर ही मामला होना चाहिए। मगर जैसे जैसे बैकवर्ड क्लासेस का मामला सामने आ रहा है रिजर्वेशन का, उसके दूसरे भी गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी कल पार्लियामेंट के रिपोर्ट में ये बात आई कि पिछले 5 सालों में
सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में लगभग 25,000 से ज्यादा बच्चे drop out बैकवर्ड क्लासेस के और एससी एसटी के स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स। उसका मेजर कारण है कि पहले ये एससी एसटी के लड़के ड्रॉप आउट होते थे, मगर अभी जो आंकड़े सामने है ओबीसी की रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू होने की वजह से आईआईटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें ओबीसी के स्टूडेंट्स का परसेंटेज बढ़ रहा है और ड्रॉप आउट में वो बहुत ज्यादा संख्या में उनको ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि जो फैकल्टी लेवल पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 45 यूनिवर्सिटी में केवल 60 प्रोफेसर है। यही हाल एसोसिएट प्रोफेसर का है। बैकवर्ड क्लासेस का मामला असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर भी है, वो भी एडिक्वेट लेवल पर नहीं है। यही हाल शेड्यूल टाइप का है, यही हाल शेड्यूल कास्ट का है। 85% से ज्यादा प्रोफेसर्स के पदों पर अगर अपर कास्ट लोग हैं जो सोशली इसको विक्टिमाइज करते हैं, वही लोग अगर वहां यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, तो कैसे इन बच्चों को जो एक इस विषमता के माहौल से पढ़कर आए हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। उस संघर्ष की बदौलत भी वो वहां पर आए हैं और उसके बाद उसको ड्रॉप आउट करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। ये तो केवल आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। मेडिकल कॉलेजेस का क्या मामला है, आईआईटीज के क्या मामला, मतलब ये बाकी इंस्टीट्यूट्स के क्या मामले, तो बहुत ज्यादा विस्तारित रूप से ये मामले सामने आने चाहिए। सर, जिस तरह से मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओबीसी से लेकर, कि जिस तरह से पूरे भारत में अभी तक 1931-32 के दरमियान अंग्रेजों ने यहाँ कास्ट जो जनगणना कराई थी, उसके बाद में अभी कोई डाटा नहीं है, क्योंकि ना कांग्रेस ने कराई और ना वर्तमान में बीजेपी है। तो ये बीजेपी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ओबीसी की जात आधारित गिनती को लेकर क्यों डरते हैं, क्यों नहीं कराना चाहते हैं? अभी पिछले महीने बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर ने सवाल पूछा पार्लियामेंट में और सरकार से ये जानकारी मांगी कि भाई भारत में गाय कितने हैं, भैंस कितने हैं, बकरियां कितनी हैं, भेड़े कितनी है, और सरकार ने आंकड़े दिए। और हिजड़े के बारे में नहीं पूछा था। वो बता रहा हूँ कि राकेश सिन्हा एक सीनियर आरएसएस के फेलो रहे हुए हैं, संघ परिवार से जुड़ा हुआ उसका नाम है, हमेशा वो संघ की वकालत करते रहते हैं, वहीं से उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो उन्होंने सवाल पूछा सरकार से और सरकार ने उसका लिखित में जवाब भी दिया कि हमारे पास इतने गाय है, इतने भैंस है, इतनी बकरियां, इतनी भेड़े है। लगभग 53 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने दिया। अब सरकार के पास में इस देश में भेड़ बकरियां कितने हैं इसकी जानकारी है। अब बीजेपी गायों के बारे में सवाल पूछ रही है। अब गाय तो बीजेपी को वोट नहीं डाल रही। जिन पिछड़े जाति के लोगों को हिंदू बनाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पिछड़े जातियों के हक अधिकारों को लेकर वो लगातार उनके विरोध में। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जन्मदिन के अवसर पर ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिराव फुले के जन्मदिन के अवसर पर ही हिजड़ों को मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिस्ट में डाला। मतलब कि हिजड़े जागरूक हैं अधिकारों के प्रति, लेकिन पिछड़े नहीं है जागरूक। हिजड़ों को बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में डाला जा रहा है, तो उनको अब संवैधानिक अधिकार मिल गए। अब हिजड़ों को अधिकार मिलना चाहिए, उनका वो संवैधानिक अधिकार है, हम उनके अधिकारों का समर्थन करते हैं। मगर हिजड़ों को बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में डालकर, उनको बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में देकर ओबीसी के लिस्ट में डालकर ओबीसी का अधिकार देने का काम सरकार कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए रिकमेंडेशंस करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। तो बैकवर्ड क्लासेस के साथ और कितना धोखा बीजेपी करने वाली है। अब जनगणना से वो लगातार भाग रहे। 2018 में खुद राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर कहा था कि 2021 में हम करेंगे। 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, अब लगभग 23 का अगस्त चल रहा है, मतलब लगभग ये खत्म होने को आया है। अगले चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में करेंगे, तो उसकी कोई बात वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे। आखिर वो जनगणना से भाग क्यों रहे, उसका बड़ा कारण है क्योंकि जनगणना अगर होती है तो जनगणना से ये सारे आंकड़े, जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है, सालों से इसके लिए बात हो रही है। कालेकर में ये बात कही गई, मंडल कमीशन के रिपोर्ट में ये बात कही गई, अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब ओबीसी के आरक्षण का मामला आता है तो यही हाईकोर्ट, यही न्यायपालिका एक बार सवाल कहती, सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका, बार बार ये सवाल कहती कि भाई आपके पास आंकड़े नहीं, किस आधार पर पर्याप्त आंकड़े लाओ, आंकड़े आएंगे कहां से? तो जब आंकड़े गिनने का एक ही तरीका है जनगणना, तो उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए 61 में भारत और चाइना की लड़ाई हुई, उस समय भी जनगणना के कार्य को रोका नहीं है।
उससे 20 साल पहले 41 के पीरियड में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान भी भारत में सेंसस को रोका नहीं गया था। 61 में लड़ाई हुई, भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय में भी सेंसस को रोका नहीं गया। 71 में भारत और पाकिस्तान का, जिसको बांग्लादेश मुक्तिवार के नाम से जाना जाता है, वो युद्ध चल रहा था। उस युद्ध की परिस्थिति में भी भारत में जनगणना हुई। तो 2021 में जनगणना हो सकती थी, कोई उसमें अवरोध नहीं था। कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर उन्होंने उसको करने से मना कर दिया, मगर उसी पीरियड में बीजेपी के नेता हजारों की चुनावी रैलियां कर रहे थे। उस समय इलेक्शंस हुए, उस समय किसी का अवरोध नहीं हुआ। तो जो लोग गांव गांव में मास्टर्स लोग हैं, जिनके माध्यम से ये सेंसस होता है, कोविड से रिलेटेड सारी जानकारी जमा कर रहे थे, तो क्या वो सेंसस नहीं कर सकते थे? बराबर। पिछले 13 सालों से सरकार बगैर आंकड़ों से काम चला रही है, 13 सालों से। तो कोई आंकड़े नहीं है। तो बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर का बजट बनना चाहिए, वेलफेयर की स्कीमें है, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन है, एम्पावरमेंट की स्कीमें है। उन सारे स्कीम्स के लिए सरकार के पास डाटा चाहिए, आंकड़े चाहिए। वो आंकड़े है? तो बगैर आंकड़ों के ये सारा मामला चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के साथ खुलकर धोखेबाजी करने की बात करते हैं। सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस सवाल पूछा गया कि भाई चलो आप नहीं करना चाहते जाति आधारित गिनती, कोई बात नहीं, स्टेट को करने को कहा जाए। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहता, वेरियस स्टेट है, लगभग 11 स्टेट ने अपने अपने स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस की डिमांड की। एनपीआर का विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम अपने स्टेट में ये करना चाहते, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के दबाव की वजह से हो या और अलग अलग मुद्दों की वजह से हो, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए राजी है। जैसे बिहार ने प्रक्रिया शुरू की थी, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, अभी वो क्लियर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो लगभग 10 से 11 स्टेट में इसके लिए बात हुई। एक सवाल पूछा गया सरकार को कि भाई चलो इस सेंसस को आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कर रहे, उसको कंकरन लिस्ट में लिया जाए और कंकरन लिस्ट में लेकर स्टेट को कहा जाए, स्टेट को भी अपने स्टेट की वेलफेयर की स्कीमें करनी है, तो उसके पास डाटा चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट करना चाहता है उसको भी करने नहीं देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की सेंसस कर सकता है, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए आंकड़े जमा कर सकता है, उस पर भी पाबंदी लगाने का काम कर, क्योंकि आंकड़े इस देश में वास्तविकता का चेहरा लेकर आएंगे कि 75 सालों में आजादी का, तथाकथित आजादी का लाभ किसको मिला। बीजेपी इसको छुपाना चाहती है, कांग्रेस इसको छुपाना चाहती है। सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बताया जाता है कि पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं और पिछड़ों के प्रधानमंत्री कहकर कहा जा रहा है, और जैसे जनगणना का मामला है, ये संघ सूची का मामला है, केंद्र सरकार संघ सूची और दोनों गवर्नमेंट के अधीन है, संघ सूची में नहीं है। वो दोनों के अधीन, मतलब राज्य और दोनों की जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा उधर से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो नरेंद्र मोदी जब केंद्र में है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, धाकड़ प्रधानमंत्री है, तो पिछड़ों की जनगणना करने में क्या दिक्कत है उनको? किसने कहा आपको धाकड़ प्रधानमंत्री? अरे मीडिया के द्वारा बताया जाता है। मीडिया ही गलत बातों का अगर प्रचार करे तो वो धाकड़ है, तो धाकड़ है तो 56 इंच का फूला हुआ सीना है या ये है, कोई इंची टेप लेकर तो कोई मीडिया वाले गए नहीं थे कि 56 इंच का सीना है। और हमें देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, कोई पहलवान नहीं चाहिए। बराबर। देश के संचालन के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, उसको बुद्धि के आधार पर फैसले करने पड़ते, संविधान के आधार पर उसको देश चलाना है। अगर वो पिछड़ों के प्रतिनिधि है, वो जो दावा कर रहे हैं कि जो जिस जाति को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि वो उस जाति से आते हैं और वो पिछड़े वर्ग में आती है, तो उस जाति को भी आधार मानकर चला जाए कि वो पिछड़ों की जाति है, तो वो पिछड़ों के अधिकारों की बात करे और उनको उसके लिए कोई विशेष रूप से कोई अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं। संविधान में जो कहा गया है उसी को उसको लागू करना है। अगर उसके लिए भी अगर वो ये करे तो वो माना जाए कि भाई अपने समाज के प्रतिनिधि के रूप में वो काम कर रहे हैं। आरक्षण राष्ट्र निर्माण का काम है। आरक्षण कोई किसी एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया मामला नहीं है। आरक्षण से राष्ट्र का निर्माण होता है। आरक्षण को लेकर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है कि आरक्षण हिंदू समाज में विभाजन कर रहा है। आरक्षण से जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है वो लोग ऐसे डॉक्टर बन जाते। न्यायपालिका के भी जो लोग थे वो लगातार आरक्षण के विरोध में यही मुद्दे लेकर चल रहे थे। जब ईडब्ल्यूएस का मामला आया, ये सारे मामले कहाँ चले गए? कार्यक्षमता कही गई, मेरिट कहा गया, ईडब्ल्यूएस का
जब मामला चला तो ये सारा तो उधर लगना चाहिए था। वो तो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन है, कास्ट के आधार पे नहीं है। वो उसमें तो ये लगना चाहिए ना, आर्थिक आधार पर हो या आरक्षण, कोई गरीबी हटाओ का मामला थोड़ी है। और आज ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप उठाकर देख लीजिए, उसके लिए लगे हुए क्राइटेरिया उठाकर देख लीजिए, वो तो सारा सामने है।